मॉनसून सत्र की होगी। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज समापन हो गया है। पांचवें और आखिरी दिन विधानसभा और विधान परिषद में पक्ष और विपक्ष के बीच वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा दिखा। 2 बार दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और फिर अनिश्चित काल के लिए विधानमंडल स्थगित कर दिया गया। 5 दिनों के इस छोटे से सत्र में दोनों सदनों की कार्यवाही को जोड़ दिया जाए तो करीब 6 घंटे की कार्यवाही चल पाई है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि नाराजगी रह जाए और इंसान गुजर जाए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का समापन हो गया। शुक्रवार को सत्र के आखिरी दिन दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 17वीं विधानसभा का ये आखिरी सत्र था। इस सत्र में नीतीश सरकार ने 12 विधेयक पारित करवाए। इनमें 4 मूल और 8 संशोधन विधेयक शामिल हैं। 5 दिन विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में समूचा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरता दिखा। सदन की कार्यवाही बाधित करते रहे, जिस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 5 साल में जो वादा किया उसे पूरा किया और जनता की उम्मीदों पर सरकार खरी उतरी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल में काम हुआ है उसके आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष के हंगामे के चलते बिहार विधानसभा की 5 दिन की कार्यवाही में सदन महज 4 घंटा 19 मिनट ही चल सका। 21 जुलाई को 12 मिनट 30 सेकंड, 22 जुलाई को प्रथम पाली में 20 मिनट जबकि द्वितीय पाली में 28 मिनट सदन चला। 23 जुलाई को प्रथम पाली 23 मिनट चली जबकि दूसरी पाली 57 मिनट। 24 जुलाई को प्रथम पाली 49 मिनट और दूसरी पाली 37 मिनट और 11 मिनट चली जबकि 25 जुलाई को प्रथम पाली 5 मिनट और द्वितीय पाली 7 मिनट और 10 मिनट ही चल पाई। बिहार विधान परिषद की स्थिति तो और भी खराब रही। 5 दिन में सदन महज 2 घंटा 1 मिनट ही चल पाया। 21 जुलाई को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही 18 मिनट 30 सेकंड ही चली। 22 जुलाई को पहली पाली 22 मिनट 34 सेकंड जबकि दूसरी पाली 5 मिनट 5 सेकंड चली। 23 जुलाई को पहली पाली 7 मिनट 11 सेकंड और दूसरी पाली महज 17 मिनट चली। 24 जुलाई को प्रथम पाली 11 मिनट 8 सेकंड जबकि द्वितीय पाली 19 मिनट 6 सेकंड और आखिरी दिन यानी 25 जुलाई को प्रथम पाली 10 मिनट 44 सेकंड और दूसरी पाली 10 मिनट 18 सेकंड चल पाई। सदन नहीं चलने देने पर और विपक्ष के अड़ियल रवैये पर सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है। विधानसभा में लगातार काला कपड़ा पहन कर के आना, संसदीय परंपरा, संसदीय व्यवस्था में जिनको भरोसा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, वही लोग इस तरह के कृत्य करते हैं। अब अनिश्चितकाल के लिए विधानमंडल की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव मैदान में कूदने वाली है। सवाल यही कि आखिरी सत्र तो हंगामेदार रहा, चुनाव में किसका बेड़ा पार होगा ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, मॉनसून सत्र के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आक्रामक अंदाज देखने को मिला। कभी वो तेजस्वी यादव को समझाते दिखे तो कभी विपक्ष को फटकार लगाते हुए दिखे। विपक्षी विधायकों के काले लिबास पर भी सीएम नीतीश भड़क गए। आपको दिखाते हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा। 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र शोर और सियासत की भेंट चढ़ गया। विपक्ष का विरोध और सत्ता पक्ष का प्रतिरोध। 5 दिन की कार्यवाही में बस यही होता रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन सदन में अपना आपा खो बैठे। भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए। बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उमरवा 23 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संबोधन के दौरान भड़क गए। उन्होंने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं कि जब वे बच्चे थे तो बिहार में क्या होता था। उसके बाद बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो?
जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। सीएम नीतीश ने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें अगले सत्र में लौटने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये लोग भी जो है सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। सत्र के 5वें और आखिरी दिन भी दोनों सदन में विधायक हंगामा करने लगे तो सीएम नीतीश अपना आपा खो बैठे। सीएम ने विपक्ष के काले कपड़े पर नाराजगी जताई, पहले विधानसभा में फिर विधान परिषद में। ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। घाय घाय सुनिए पूरा घाय घाय है। अरे पूरा घाय घाय है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे, ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन। बिहार के जनता को जवाब वही दीजिए। है विधान सभा में जनता को जवाब दीजिए। नाम सब रात पहन करके चल रहे हो, और ऐसा पहले होता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के विधायकों के हंगामे पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि विधानमंडल का सत्र जनता के मुद्दों पर बहस के लिए होता है। विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए और सत्ता पक्ष की बात सुननी चाहिए। पर विधायक काले कपड़े पहनकर विरोध करने में व्यस्त रहे और सत्र का आखिरी दिन भी इसी हंगामे में बर्बाद हो गया। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ रवि एस नारायण। जब उम्र तुम्हारा कम था। और वहीं मॉनसून सत्र में सियासी बवाल के बीच राबड़ी देवी ने बीजेपी और जेडीयू पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी की जान को खतरा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। राबड़ी देवी के इस बयान पर सियासत कैसे गरमाई, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। जान को खतरा है। जान का खतरा है। माइक तोड़ करके आना, वो किस पे फेंकना था? मेरे पे फेंकने की तैयारी थी। तेजस्वी की पत्नी कुछ भी नहीं है, उनको भी सुरक्षा बिहार की सरकार ने दिया है। चुनावी साल में सदन में सियासी बवाल के बीच पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी और जेडीयू पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए हैं। राबड़ी देवी ने कहा तेजस्वी को जान से मारने की साजिश हो रही है। जेडीयू और बीजेपी के लोग साजिश रच रहे हैं। राबड़ी देवी ने दावा किया कि तेजस्वी को अब तक 4 बार मारने की कोशिश हुई। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू के छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला के कीड़ा है उस सब। तेजस्वी को जान से मारने की साजिश वाली राबड़ी देवी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने राबड़ी देवी के बयान पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि सिर्फ माहौल बनाने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। तो लगता है तो खुल कर करके बताना चाहिए। सरकार संकल्पित है, हर लोगों के जान की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, लेकिन सिर्फ सहानुभूति के लिए इस तरह का बयान देना कतई उचित नहीं है। आरोप लगाया कि मेरे बेटा के खिलाफ उसको मारने की साजिश की गई भाजपा जदयू के द्वारा। 160 पुलिसकर्मी
केवल लालू जी के परिवार के सुरक्षा में बिहार पुलिस है। राबड़ी देवी ने तेजस्वी को जान से मारने की साजिश का बेहद गंभीर आरोप लगाकर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। हालांकि एनडीए का कहना है कि अगर तेजस्वी को ऐसा लगता है तो सरकार उन्हें और सुरक्षा देगी। बड़ा सवाल है कि क्या राबड़ी देवी के आरोप में सच्चाई है या फिर चुनावी साल में सहानुभूति के लिए यूं ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार के साथ रवीश नारायण की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में सियासत का अनोखा अंदाज दिखा। विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोला तो बीजेपी और जेडीयू के विधायक हेलमेट पहनकर पहुंच गए। बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू विधायकों ने हेलमेट क्यों पहना, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सियासत के कई रंग दिखे। एक तरफ विपक्ष ने बिहार में हो रहे एसआईआर के खिलाफ काले कपड़ों में प्रदर्शन किया। एसआईआर के खिलाफ विपक्षी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की तो बीजेपी और जेडीयू विधायक भी अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने हेलमेट पहनकर विपक्ष के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। एनडीए के विधायकों ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने हुए हैं। उन्हें महागठबंधन के विधायकों से गुंडागर्दी का डर सता रहा है। पंकज जी, हेलमेट क्यों? देखिए, राजद के जो लोग हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, वह कब ईंटा पत्थर चला देगा विधानसभा में, कब हम लोगों का माथा फोड़ देगा। अभी हेलमेट पहना है, डर किससे है? कल देखे नहीं आप विधानसभा में, आप विजुअल देखिए ना किस तरह से वो विपक्ष के लोग सत्ताधारी दल के में भेज आकर के मारने के लिए हम लोगों को उठा था। तो हम लोग खतरा में हैं, उन लोग से गुंडबा सबसे हम लोग बहुत डर है। आरजेडी के विधायक लोगों से बहुत डर है। कल की जो घटना हुई है अप्रिय घटना है। पुलिस आपकी है। देखिए, ये जंगल राज वाले जो राजद के लोग हैं, वह जिस प्रकार सदन के अंदर गुंडागर्दी करते हैं, तो उनके गुंडागर्दी से अपनी सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए हम लोग अपने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने हुए हैं। विधानसभा परिसर में एक तरफ काले कपड़ों में विपक्ष ने प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू विधायकों ने हेलमेट पहनकर अलग सियासी संदेश देने की कोशिश की। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर बवाल काटा। नीतीश सरकार की मौजूदा कार्यकाल के आखिरी सत्र के समापन के बाद अब पक्ष और विपक्ष चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि हमने विधानसभा में जरूरी मुद्दे उठाए। सत्ता पक्ष का दावा है कि नीतीश कुमार के जनता के हित में किए गए फैसले के बाद एनडीए की जीत पक्की है। यह जो मौलिक अधिकार है, वोट का अधिकार, उस पर अटैक हुआ था। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार ने बिहार की जनता, महान जनता को वोट से दूर करने की जो साजिश रची है, उसी के विरुद्ध यह आंदोलन था। इस सत्र में जो मर्यादित भाषाएं होनी चाहिए उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। ये शिकायत करने का समय नहीं है, सीख लेने का और सीख देने का समय है। अब हम फिर जनता के दरबार में जा रहे हैं और जो मुद्दे हमारे हैं, जो वैचारिक मुद्दे हैं, वो बिल्कुल रहेंगे। स्पीकर साहब ने अच्छी भाषा और शैली का इस्तेमाल किया, वो अच्छा लगता है। तो उपलब्धियां हैं, ये सीधे जनता को छूने वाली उपलब्धियां हैं और जनता में बड़ा गहरा असर है। इसलिए आगामी जो चुनाव है उसमें भी हमको लगता है कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है और जिस ढंग से पांचों दल में एकजुटता है और उसके नतीजे भी, चाहे उपचुनाव हो या अभी जो पूरे प्रदेश का माहौल है, ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जीत सुनिश्चित है। और आज विधान परिषद का मानसून सत्र का भी समापन हो चुका है। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि 5 दिन का सत्र हंगामेदार रहा। इसका समापन जिस तरीके से हुआ वो बहुत दुखद था। सभापति ने कहा कि परंपरा के मुताबिक सभापति के समापन संबोधन के समय सभी प्रतिनिधि बैठ जाते हैं, पर इस बार हंगामा होता रहा। सभी एमएलसी के लिए कैशलेस कार्ड बनाने का फैसला इस मानसून सत्र का सबसे बड़ा फैसला रहा।
थोड़ा सा दर्द रह गया कि अभी तक की जो परंपरा है उसमें जब सभापति का संबोधन होता है, अंतिम संबोधन, उसमें सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, संबोधन और सुनते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा ये कष्ट हुआ कि लोग आग्रह करने पर भी लोग नहीं बैठे। उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये किया कि 20 दिन के अंदर, मतलब अगले 20 तारीख के भीतर कैशलेस हम लोग इसको कर देंगे। बहुत दिन से डिमांड था हम लोग का और ये लगता है कि अब पूरा हो जाएगा। तो बिहार में एसआईआर पर सियासी संग्राम जारी है। बिहार विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी ने एसआईआर के मुद्दे पर सीधे सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा। तो एसआईआर मुद्दे पर जेडीयू सांसद संजय झा ने और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर पलटवार किया है। आपको बयान सुनवाते हैं। गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वोट से वंचित हो जाएगा। पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार का जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। ऐसा है कि ये एसआईआर का काम पहले भी बिहार में 2003 में हुआ था और 1 महीने में ही इसका सर्वेक्षण हुआ था। ये पहली बार नहीं हो रहा है और उस समय सरकार उन्हीं की थी, जो लोग बोल रहे हैं उसी समय हुआ था। वापस होना चाहिए बिहार। एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? और वहीं पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने एसआईआर मुद्दे को लेकर बड़ा दावा किया। पार्टी ने एक विशेष सॉन्ग लॉन्च करते हुए कहा कि बिहार के वोटर्स को जागरूक किया जाएगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि अब तक 52 लाख वोटर्स के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। सत्ता पक्ष की ये सोची समझी साजिश है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने केंद्र सरकार और सत्ता पक्ष के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। कि ये वोटबंदी, नोटबंदी और देशबंदी के तरह यह निर्णय केंद्र में बैठ। और अगली खबर भी पटना से, जहां पटना में फूलन देवी शहादत दिवस के मौके पर वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आगामी चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सहनी ने लालू प्रसाद यादव के संघर्ष को गरीबों के न्याय के लिए प्रेरणादायक बताया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता से महागठबंधन को मौका देने की अपील की और बिहार सरकार पर निशाना साधा। साथियों, तो बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। ये आपकी शक्ति के साथ आपको लाना पड़ेगा और जब सरकार बनाएंगे तो बिहार में बहुत सारा काम होगा, हर एक जगह पे काम होगा। अब हम लोगों ने ऐलान किया है माताओं बहनों के लिए कि प्रति माह हर महिला को 2500 रुपया हर महीने खाते में हम लोग डलवाने का काम करेंगे, माई बहन मान योजना के तहत। अब देखिएगा सरकार को हम लोग मजबूर कर देंगे, ये लोग भी देखिएगा नकलची सरकार इसका भी नकल करने का काम करेगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको पटना से बड़ी खबर दे। बिहार में टीआरई 4 से पहले नया गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के एससीएस सिद्धार्थ ने जारी किया पत्र। सभी आरडीडीई और डीईओ को यह पत्र लिखा गया। प्राइमरी से लेकर +2 तक के मानक के मुताबिक शिक्षकों की हो संख्या, और इसको लेकर देखिए लेटर जारी किया गया है। सभी प्राइमरी स्कूल में न्यूनतम 3 शिक्षक, मध्य विद्यालय में न्यूनतम 8 शिक्षक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में विषय विशेष के लिए कम से कम 1 शिक्षक की उपलब्धता होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करें। इससे कम शिक्षक किसी भी परिस्थिति में नहीं हो। डीईओ ई शिक्षा कोष के माध्यम से मानक के मुताबिक करेंगे प्रतिनियुक्ति और शिक्षकों की संख्या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी प्राप्त करेंगे। सभी आरडीडीई और डीईओ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की समाप्ति की समीक्षा करेंगे। 11 से लेकर 20 सितंबर तक
अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। सभी स्कूलों में कमियों का निराकरण अभियान के तौर पर 15 दिनों में निराकरण करना होगा। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये बड़ा ऐलान TRE 4 के लिए किया गया है और इसके लिए समय सीमा भी बता दी गई है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल जया, देखिए TRE 4 का विज्ञापन आना है क्योंकि CM नीतीश कुमार ने ही ट्वीट कर दिया था और इस बीच इससे पहले भी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की जो संख्या है उनका जो ब्यौरा है तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगा था, क्योंकि TRE 3 के जो अभी कैंडिडेट सफल हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया खत्म होने के कगार पर है और उसके बाद TRE 4 का विज्ञापन आना है। इससे पहले अभी शिक्षा विभाग के SCS एस सिद्धार्थ ने तात्कालिक रूप से यह आदेश दिया है, क्योंकि जो डेपुटेशन है, जिन विद्यालयों में अनुपात के मुताबिक शिक्षक छात्र के मुताबिक टीचर जो है उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकी है, वैसे स्कूलों के लिए फिलहाल आदेश जारी किया है कि प्राइमरी से लेकर +2 तक में जो मानक है उन मानकों को पूरा करते हुए और शिक्षकों को आप प्रतिनियुक्त करें। यानी TRE 4 से पहले फिलहाल जो खाली पड़े हुए पद हैं या जहां पर शिक्षक और छात्र का अनुपात पूरा नहीं हो रहा है वहां पर पूरा करना है। लेकिन जो खबर है इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि 15 अगस्त के बाद भी TRE 4 का विज्ञापन आ सकता है। ये न्यूज 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग जोर शोर से तैयारी में जुट गया है और जैसे ही अभी शिक्षा विभाग आंकड़ों को जुटा लेगा और उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के बाद शिक्षा विभाग BPSC को रिक्तियों की संख्या भेज देगा। यानी रिक्तियां पहुंचने के बाद BPSC जो है 15 अगस्त के बाद कभी भी विज्ञापन जारी कर सकता है। लेकिन इस बीच एक इशारा दिया गया है कि फिलहाल जो शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है, प्राइमरी में 3, मध्य विद्यालय जो मिडिल स्कूल है उसमें 8, बिल्कुल, और ये तय मानकों से कम नहीं होना चाहिए, इसकी जानकारी SCS की तरफ से दी गई है। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर से खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरैया थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 100 से ज्यादा पेटी विदेशी शराब जब्त की है और रेवा अंबारा चौक पर छापेमारी के दौरान पिकअप के तहखाने से ये शराब बरामद की गई। 2 स्कॉर्पियो भी पकड़ी गई है, जिनमें से एक BSF का स्टिकर लगा हुआ वाहन बताया जा रहा है। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के मुताबिक शराब की कुल कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा है। मामले में 7 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है और इस पर आपको न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट दिखाते हैं। 2 स्कॉर्पियो, एक पिकअप, कुल 7 गिरफ्तारी हुई है और एक स्कॉर्पियो और पिकअप के वाहन स्वामी एक ही व्यक्ति जिसका नाम आकाश सिंह और एक स्कॉर्पियो के वाहन स्वामी जिसका नाम शत्रुघ्न कुमार, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। पूरे रैकेट को गिरफ्तार किया गया और अग्रेतर कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में अग्रसर। शराब तस्कर शराब तस्करी के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कल मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और सरैया थाना क्षेत्र के रेवा रोड अंबारा चौक पर NH पर एक पिकअप से भारी मात्रा में शराब पकड़ी। अब गाड़ियों में भी तरह तरह के स्टिकर लगाकर पुलिस को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। करीब 15 लाख से 20 लाख के बीच जो अनुमानित कीमत बताई जा रही है, इतनी मात्रा में शराब भी पकड़ा है। पपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर के जोगसर थाना अध्यक्ष कृष्णानंद कुमार पर एक युवक से मारपीट का गंभीर आरोप लगा। जानकारी के अनुसार युवक खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के घर के पास अपनी बाइक खड़ी कर फोन पर बात कर रहा था और इसी दौरान थानेदार ने बाइक हटाने को कहा, जिस पर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मी ने युवक की पिटाई की। जबरन थाने लेकर पुलिस पहुंची। घटना के बाद पुलिसिया बर्बरता को लेकर लोगों में आक्रोश है और मामले की जांच करने की बात उठाई जा रही है। ड्राइवर मारा है, दोनों मिल के मारा है। क्या कोई गलती किया था? क्या कोई गलती नहीं, उधर से आ रहा था, कलर पकड़ के खींच लिया, वो गाड़ी लेके गिर गया। बेरहमी से मारा गया है। बहुत थाना अध्यक्ष मारे, थाना अध्यक्ष मारे हैं, जितना ड्राइवर था, जो भी साथ में था, सबको मिल के मारा है। सर पैर से मारा है, कोनी से मारा है, हर चीज से मारा है। चालू गाड़ी में किसी का कॉलर ऐसे पकड़ेगा तो क्या होगा? कोई गलती है तो आप पकड़ के उसको ले जाइए ना। चालू गाड़ी में आप सुनवाई कीजिए, अगर गलती किया तो पकड़ के लेके जाइए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बगहा से खबर दे। बगहा के लक्ष्मीपुर गांव में एक घर में 3 दिनों में 60 से ज्यादा कोबरा सांप निकलने से दहशत फैल गई। विनोद यादव के घर में
रात में सरसराहट की आवाजें सुनाई देती थी, जिसे शुरुआत में नजरअंदाज किया गया, लेकिन एक के बाद एक कोबरा दिखने लगे, जिसके बाद घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव के युवाओं ने मिलकर तलाशी ली। फर्श के नीचे सांपों का एक बड़ा बिल पाया गया। 3 दिन तक चले अभियान में 60 से ज्यादा जहरीले सांपों को निकाला गया, जिन्हें सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया है। और वहीं सोशल मीडिया की लोकप्रियता के चक्कर में जमुई के युवा अब सड़कों पर स्टंट का मैदान बनाते हुए दिख रहे हैं। खैरा इलाके में 2 युवक तेज रफ्तार में बाइक पर लहरिया कट स्टंट करते हुए नजर आए, जबकि सिकंदरा में एक युवक साइकिल से स्टंट करते हुए गिर पड़ा। दोनों घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। बरसात में फिसलन भरी सड़कों के बावजूद ये युवा जान जोखिम में डालकर स्टंट करते हुए देखे गए। ये ट्रेंड अब स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए चिंता का विषय है। प्रशासन की सख्ती की मांग बढ़ाने की बात हो रही है। बना तुम्हारा वीडियो। और वहीं ईओयू ने आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के अनुसार इस साल संजीव मुखिया, सुमित कुमार, बालू माफिया और राम प्रवेश राय समेत 5 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी को पत्र भेजा गया। 55 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए पत्र लिखे गए, जिनमें से 22 की संपत्ति पहले से अटैच हो चुकी है। साथ ही साइबर क्राइम के खिलाफ भी ईओयू की साइबर यूनिट ने बेहतर प्रदर्शन किया। जनवरी से जून तक 15 लाख से अधिक कॉल मिली है, जिसमें से लाखों धोखाधड़ी से संबंधित केसेस हैं। 47 करोड़ बैंक खातों में होल्ड करने की बात कही गई। तो 4 अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है और संपत्ति जब्त करने के लिए देखिए ईडी को पत्र भेजा गया और एक बड़ी कार्रवाई आप इसे कह सकते हैं। संजीव मुखिया की संपत्ति भी जब्त हुई है। जो 55 लोगों का प्रस्ताव भेजा है, उनमें से 22 केसेस में अभी तक इंटरिम अटैचमेंट की कार्रवाई हो चुकी है। एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में भी हमारा पूरे नेशनल स्तर पर बिहार का तीसरा स्थान रहा है। हम लोगों ने इस पर पूरा मॉनिटरिंग करके ये रखा है कि जो भी एफआईआर हो ऑनलाइन वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाए। तो ये काम में भी हम लोग आगे चल रहे हैं। कई राज्यों से बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। राशि के होल्ड राशि को अनफ्रीज कराने के लिए भी अभी कुछ स्तर पर विचार पेंडिंग है। उसमें कई एजेंसी की सहभागिता जुडिशरी का भी होता है, तो अभी उसमें प्रस्ताव पेंडिंग है। अब अगर उसमें कोई अच्छा गाइडलाइन आ जाएगा तो हम लोग और तेजी से इसको अनफ्रीज कराने की कार्रवाई कर पाएंगे। तो संजीव मुखिया के अलावा कई और लोगों की संपत्ति